अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है जोई। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको पॉज करके आप रीड कर लें। पहली रिक्वायरमेंट में वो ये कहता है कि हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं उनको शो करना है। इस कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं और उन मिस्टेक्स की रेक्टिफिकेशन करके हमने जो है करेक्टिंग एंट्रीज पास करनी है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में उसने आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन की है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट लाइन में अगर आप देखें, गुडविल उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है 40 मिलियन, जिसकी वर्किंग भी उसने आपको बिल्कुल सामने शो कर दी है। लेकिन नीचे ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये उसके अकाउंटेंट ने मद्देनज़र में इनको नहीं रखा। एक डिफ़र्ड कंसिड्रेशन है 50 मिलियन की, इस कंसिड्रेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट करने के बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब 30 नवंबर 2005 पे ड्यू है, दैट मीन्स 2 इयर्स, तो हम इसको 2 इयर्स के ऊपर डिस्काउंट कर देंगे। $41.32। एक लाइबिलिटी रिकग्नाइज होगी, और क्योंकि ये एक्विजिशन डेट पे बात हो रही है तो इसको हम गुडविल में रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर 1 ईयर जो कंटिंजेंट कंसिड्रेशन है उसको अनवाइंड करेंगे 10% से, तो एक्सपेंस डेबिट 4.132 एंड लाइबिलिटी क्रेडिट 4.132। नेक्स्ट पॉइंट में उसने आपको ये बताया है कि जो नेट एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू 980 मिलियन थी 1 दिसंबर 2003 पे, और जो एक्सेस है फेयर वैल्यू में वो एक फ्रेंचाइज राइट की वजह से है, जिसकी लाइफ है 4 इयर्स। अब गुडविल कैलकुलेट करने में जो नेट एसेट्स उसने इस्तेमाल किए वो 960 मिलियन थे, लेकिन पता ये चला कि जो नेट एसेट्स हैं उनकी एक्विजिशन डेट पे 980 वैल्यू है, तो हमने नेट एसेट्स को इंक्रीज़ करना है, और जब नेट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो गुडविल डिक्रीज़ होगी। तो साथ ही साथ हम एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ट्वेंटी से इंक्रीज़ करना है। नेट एसेट्स डेबिट 20 और गुडविल क्रेडिट 20। अब डिप्रिसिएशन भी होगी, और डिप्रिसिएशन को स्प्लिट करना है बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। डिप्रिसिएशन एसेट क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग 4 और एनसीआई 1, क्योंकि 80% जो है वो पेरेंट का शेयर है, तो डेप्रिसिएशन 80% पेरेंट को एलोकेट हो जाएगी और 20% एनसीआई को। अब पॉइंट 2 में जोई ने एक कंपनी एक्वायर की, मार्गी कंपनी के 30% शेयर्स एक्वायर किए और उसको एक एसोसिएट बना के रिकग्नाइज कर दिया टिल 1 दिसंबर 2003। उसके बाद उसने 40% फर्दर शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि एक सब्सिडरी जो है उसको अब रिकॉर्ड करना और कंसोलिडेशन करनी है, और इन्फॉर्मेशन आपको उसने गिवन कर दी है, और इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में उसने आपको ये बताया है
कि जो रिमेनिंग 30% इक्विटी इंटरेस्ट है, यानी कि जो एसोसिएट है, उसकी फेयर वैल्यू 1 दिसंबर 2003 को 705 मिलियन है। तो कंसिड्रेशन 40% की, जो रिमेनिंग 30% है, उनकी फेयर वैल्यू 705, 70% और 30%, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद NCI 620 और नेट एसेट्स जब लेस कर देंगे 2250 के, तो गुडविल निकल आएगी 50। मज़ीद वो ये कह रहा है कि जब वैल्यूएशन करवाई तो पता ये चला कि नेट एसेट्स तो वो 40 मिलियन से कम के हैं, तो लिहाजा हमने एक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है जिसमें नेट एसेट्स को 40 मिलियन से कम करना है और गुडविल को 40 मिलियन से बढ़ाना है। उसके लिए एक जर्नल पास करते हैं, एसेट्स क्रेडिट और गुडविल डेबिट। जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी उसके इफेक्ट को भी हमने रिमूव करना है और उसको पेरेंट और NCI में स्प्लिट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेयर होल्डिंग्स। पेरेंट का शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स में रिकॉर्ड होगा और NCI का शेयर NCI में रिकॉर्ड होगा। अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ऊपर जो हमने गुडविल कैलकुलेट की है क्या वो सही है या गलत है। अब एसोसिएट हमने अभी भी रिकग्नाइज़ की हुई है, इस एसोसिएट को रिमूव करना। कितने की रिकग्नाइज़ हुई हुई है? 700 की। इस एसोसिएट को रिमूव करना है क्योंकि 40% जब मज़ीद शेयर्स एक्वायर किए तो स्टेप एक्विजिशन होगी और वो एसोसिएट नहीं रही। तो एसोसिएट को जब रिमूव करेंगे वो करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि एसोसिएट एक एसेट है। और जब एसोसिएट रिमूव हुई, एसोसिएट के ऊपर गेन या लॉस भी एक आएगा, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन में उसने ये बताया है कि बारगेन परचेस रिकॉर्ड हुई है। बारगेन परचेस जब रिकॉर्ड होती है तो उस पर वो एक तरह से इनकम में रिकॉर्ड होती है, तो हमने उसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करना है क्योंकि बारगेन परचेस तो है नहीं। बारगेन परचेस क्यों इसने रिकॉर्ड की? क्योंकि जो 30% रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स थे उसको उसने फैक्टर इन किया ही नहीं जब गुडविल उसने कैलकुलेट की, क्योंकि फेयर वैल्यू रिमेनिंग 30% की 705 है और उसको अगर बारगेन परचेज 605 की जो उसने रिकॉर्ड की है उससे कंपेयर करें तो वो ग्रेटर है। तो इट मीन्स कि गुडविल अराइज होती है। तो बारगेन परचेज को रिमूव करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग में हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये 2 ईयर्स पहले की बात है। बैलेंसिंग फिगर गुडविल हमारी आ गई। और ये गुडविल जो हमने पहले कैलकुलेट की है
उसके एग्जैक्टली सेम है। टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 + 40 which is equals to 90। मज़ीद आप अपना आंसर ड्राफ्ट करते हुए ये पॉइंट डाल सकते हैं कि अगर नेट एसेट्स ओवर वैल्यू हुए हुए थे कि बाद में पता चला कि 40 मिलियन से तो वो कम के हैं, तो एक ये इंडिकेशन है कि आपकी गुडविल जो है वो इम्पेयरमेंट तो नहीं हुई भी। हाउएवर इस क्वेश्चन में मज़ीद इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें एक जॉइंट अरेंजमेंट है और रिक्वायरमेंट में ये कहता है कि इस जॉइंट अरेंजमेंट को आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे जो है फैक्टर इन करना है। तो ये पॉज करके आप पढ़ लें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जॉइंट अरेंजमेंट वो होती है जिसमें जॉइंट कंट्रोल होता है, और जॉइंट कंट्रोल में जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। जॉइंट ऑपरेशन वो होता है कि जिसमें एंटिटी के पास राइट्स होते हैं एसेट्स के या फिर प्रॉफिट्स के। इक्विटी के अंदर उसका राइट नहीं होता। और जो जॉइंट वेंचर है उसके अंदर इक्विटी का राइट होता है कि अगर किसी कंपनी का जॉइंट वेंचर है और जॉइंट वेंचर में एक थर्ड कंपनी फॉर्म होती है कि दो कंपनीज हैं वो आपस में मिल के जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करेंगी। हाउएवर जॉइंट ऑपरेशन में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं क्रिएट होती, और जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसमें जो रिटर्न्स हैं वो उनको उनकी शेयर होल्डिंग्स के या उनकी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर उनको रिटर्न्स जो है वो एलोकेट होंगे। तो जॉइंट वेंचर की इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं, और प्रीवियस वीडियो से अगर आपको याद हो तो इक्विटी अकाउंटिंग एसोसिएट की होती है, तो इसको बिल्कुल एसोसिएट की तरह ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये पता चला हो कि फर्स्ट 6 मंथ्स में जॉइंट ऑपरेशन है, क्योंकि कोई लीगल एंटिटी नहीं क्रिएट हुई भी और आपस में उन्होंने तय किया हुआ है कि कितने % जो है प्रॉफिट जो सीपी कंपनी है उसको जोई कंपनी जमा करवाएगी। अब रेवेन्यू है इसको स्प्लिट कर लेते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी स्प्लिट कर लेते हैं, ये प्रो रेट कह लें। 1.5 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और एंटाइटल टू सीपी यानी कि 1.5 जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से सीपी को कितना एंटाइटल है। क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा हो तो 10% सेल्स और 30% ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स का 10% ले लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट का 30%।
टोटल आ जाएगा 0.45 प्लस 0.25 विच इज़ 0.7। अब जर्नल पास करते हैं। P&L एक्सपेंस और लाइबिलिटी क्रेडिट, P&L डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि सारे का सारा प्रॉफिट जो जोई कंपनी है उसने खुद ही रिकग्नाइज़ कर लिया। सारे का सारा इसने रिकग्नाइज़ नहीं करना, जो सीपी का शेयर है वो सीपी को एलोकेट करना। अब लास्ट 6 मंथ्स में क्या हुआ है? लास्ट 6 मंथ्स में ये हुआ है कि एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हुई है। और क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा हो तो 50-50 के हिसाब से उनका प्रॉफिट या उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो सारे का सारा जोई ने खुद प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। ये प्रॉफिट जोई का तो नहीं है, ये तो जो थर्ड कंपनी क्रिएट हुई है जॉइंट वेंचर के लिए ये उसका है। तो इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है और साथ ही एक पेबल खड़ा करना है, एक लाइबिलिटी खड़ी करनी है। जोई ने अपना शेयर रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट का, तो 1.5 का हम 50% ले लेंगे। और उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। डेबिट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 0.75 और क्रेडिट P&L। And that is the end of our question. अब एक पॉइंट टू पॉन्डर है। कुछ स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर को डेबिट करने के बजाय रिसीवेबल को डेबिट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जॉइंट वेंचर सारे के सारा प्रॉफिट आपको कैश की सूरत में रिटर्न कर दे। अब ठीक है, आपका प्रॉफिट का शेयर है 0.75, हाउएवर जब तक वो डिविडेंड का ऐलान नहीं करेगा तब तक उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये उसकी डिस्क्रेशन है कि वो कितना कैश दे या ना दे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डिविडेंड का उसने ऐलान किया 0.05, तो तब रिसीवेबल बुक होगा 0.05 का और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जॉइंट वेंचर को हमने एसोसिएट की तरह ट्रीट करना है। जैसे कि डेबिट हम करते थे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बजाय इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होगा। और जब कैश रिसीव होगा तो डेबिट कैश और रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल आपका रिमूव हो जाएगा। अब वापस अपनी डेप्रिसिएशन के ऊपर चलते हैं। हमने तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है, डेप्रिसिएशन हमने रिमूव करनी थी। रिमूव क्यों करनी थी? क्योंकि एसेट्स ओवर वैल्यू हुए हुए थे, तो डेप्रिसिएशन हम रिमूव करेंगे। रिमूव इसलिए करेंगे क्योंकि एसेट्स जो थे वो ओवर वैल्यू हुए हुए थे, और जब ओवर वैल्यू हुए हुए थे इसका मतलब है कि ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी। तो जो ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी उस इफ़ेक्ट को हमने रिमूव करना है। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जो फेयर वैल्यू अपलिफ्ट है उसके ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आती है और उस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट फॉर करते हैं। हाउएवर यहाँ पे जो है ऑपोजिट इज़ द सिनेरियो।
क्वेश्चन में कितनी होल्डिंग है, पेरेंट की 70% और एनसीआई की 30%, और जो डेप्रिसिएशन 2 की कैलकुलेट हुई है 40 डिवाइडेड बाय 20 ईयर यूज़फुल लाइफ, उसको हम स्प्लिट कर देंगे बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई 1.4 और 0.6, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू.